न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भारत पाकिस्तान के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री। पाकिस्तान जवाब देने की स्थिति में नहीं, बोले पूर्व भारतीय राष्ट्र। जालंधर में ड्रोन अटैक, एक शख्स जख्मी, घरों की खिड़कियां और दरवाजों को नुकसान। बांग्लादेश से शेख हसीना की पार्टी को खत्म करने की तैयारी। मार खाने के बाद भी नहीं मार रहा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका से बड़ा बयान सामने आया है। इस मामले को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बड़ा बयान सामने आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पूरी दुनिया की नजर इन्हीं दो देशों पर टिकी है। अब इन दो देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता की खबर सामने आई है। भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता के अमेरिकी प्रयासों पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि यह कुछ ऐसा है जिसमें विदेश मंत्री और अब हमारे एनएसए मार्को रूबियो भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ने व्यक्त किया है कि वह चाहते हैं कि यह तनाव जल्द से जल्द कम हो जाए। वह समझते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के ओवल ऑफिस में आने से बहुत पहले से ये दोनों देश दशकों से एक दूसरे के साथ मतभेद में रह रहे हैं। हालांकि उनके दोनों देशों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है, संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा उल्लंघन किया जा रहा है, इस पर भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। अब अमेरिका की व्हाइट हाउस से भी इस मामले को लेकर गंभीरता जाहिर की। Can you give us an update on U.S. efforts to mediate or have an impact on the conflict between India and Pakistan? Sure, I absolutely can. This is something that the Secretary of State and, of course, now our National Security Advisor as well, Marco Rubio, has been very much involved in. The President has expressed he wants to see this de-escalate as quickly as possible. He understands these are two countries that have been at odds with one another for decades, long before President Trump was here in the Oval Office. However, he has good relationships with the leaders of both countries, and the Secretary of State, Marco Rubio, I spoke to him just yesterday. He has been in constant communication with the leaders of both countries, trying to bring this conflict to an end. अगली खबर। पाकिस्तान जवाब देने की स्थिति में नहीं है, बोले पूर्व भारतीय राजदूत। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर पूर्व भारतीय राजदूत विद्या भूषण सोनी ने कहा है कि यह दुखद है कि पाकिस्तान ने अतीत से कोई सबक नहीं सीखा है। पाकिस्तान जवाब देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि यह एक विफल देश है जिसे सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विश्व निकायों ने दशकों से स्वीकार किया है। इसलिए जब वे इसके लिए तैयार नहीं है तो वे कैसे जवाब देंगे? सरकार का कौन सा हिस्सा तैयार है? नागरिक सरकार नियंत्रण में नहीं है, आतंकवादी ताकतें हावी है। सेना प्रमुख ऐसे बयान देते हैं जो शायद ही पेशेवर हो और जमीनी हालात से उनका कोई लेना देना ना हो। पाकिस्तान ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम कैसे उठा सकता है? पहलगाम एक बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है जहां हमला हुआ, यह अनपेक्षित था। उन्हें एक संदेश भेजना चाहिए था कि क्योंकि वे ऐसा करते रहते हैं, हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। हमने बहुत जिम्मेदारी से जवाब दिया है कि और हमने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिसमें कोई गलती पाई जा सके। इसलिए एक बार जब उन्होंने पहल की है तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि बस बहुत हो गया, हम इसे अब स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। अंततः प्रतिक्रिया बहुत ही सोची समझी और सटीक रही है। I like to say that it's sad that Pakistan has not learned lessons from the past. Pakistan is not in a position to respond at all because it's a failed state, has been acknowledged for decades by all international agencies and world bodies. So how are they going to respond when they are not ready for it? Which part of the government is ready? Please tell me. The civilian government is not in control. The terrorist forces are reigning supreme. Army chief makes statements which are hardly professional and not related to the reality on the ground situation. How can Pakistan possibly have taken such a foolhardy step? And they provoked India. It's not as if we did anything at all. Can you imagine? It's a very peaceful, safe state of Pahalgam where the accident happened. Why did they have to do it? Provoke, because this is the beginning of the tourist season. So it was totally uncalled for, unnecessary. And since they asked for it,
a message has to be sent across to them, because they keep doing it, they keep needling us. This is not on. We are a responsible nation. So far, we have responded very responsibly, and we have not taken any action which can be found fault with. So, once they have taken the initiative, they have to be told that enough is enough. We are not going to accept it anymore. So, the response has been very calculated, very precise, I would say surgical, because we have not, our targets are specified, and they are not civilian targets at all. These are all terrorist camps which were operating and brainwashing and preparing action and against civilian targets in India. So we have told them that that is what we are aiming at, and that's what we did. And we have not gone anywhere beyond that. So what more can we do? The message is that we do not want to provoke, but once you have taken the initiative, you have shed innocent blood of Indians on our soil, you cannot get away with it, in order that such acts are not repeated in the future. So that kind of a reaction was absolutely essential. I do not because I'm an Indian, but I feel proud that our armed forces, defense forces, have risen like a real professional army. It's their job to defend the country. They do not enter into politics. They do not make statements. Can you imagine anybody making a statement like Munir did? Our soldiers, we are proud. I mean, I have no words. So that is what we have conveyed to them, that please take care. It's your future we are talking about. We are now too big a country, too big an economy. We are a successful country. We are now, our presence is felt on international arena, on international stage. Countries come to us for advice and our support for the various initiatives, both on the development aspect, environmental aspect, and of course on the political diplomatic aspect. So that is the reason why when India takes a decision or takes an action, it is based on certain things which they could not bear anymore, and it has to be taken, and it has to be taken in a professional manner. So that is what my response is, that I think this is a measured response, very professional response, and the response which we as a nation are proud of. अगली खबर, जालंधर में ड्रोन अटैक, एक शख्स जख्मी, घरों की खिड़कियां और दरवाजों को नुकसान। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। वहीं पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट भी सामने आ रही है। पंजाब के जालंधर के ओल्ड होशियारपुर रोड पर कांगनीवाल गांव के बीचों बीच धमाका हुआ है। इस धमाके में लोगों के घरों के शीशे और दरवाजे टूट गए और गली में खड़ी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। यही नहीं, एक प्रवासी व्यक्ति भी इस धमाके के कारण बुरी तरह से जख्मी हुआ है, जिसे हॉस्पिटल इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि 1:30 और 1:45 के बीच में यह धमाका हुआ है और इसमें 5 से 6 घरों का नुकसान हो गया। वही एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके अलावा जालंधर में भी ड्रोन के जरिए धमाके होने की सूचना मिली। इस सूचना को लेकर दमकल विभाग के अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने ड्रोन जाते हुए देखे हैं और 5 से 6 धमाकों की आवाजें भी सुनी। मेरा सुरजीत कौर जी, इधर ना बहुत जोर से लाल रोशनी आई और इधर आके ना बहुत जोर से धमाका हुआ, जैसे पटाखा चलता है। बड़ी लाल रोशनी हुई, मैंने देखी। उसके बाद सब दिल कांप गया, अंधेरा अंधेरा सा आ गया। फिर हमने थोड़ी देर बाद बाहर आके देखा तो टैंकी से पानी जा रहा था, टैंकी फट गई। फिर आसपास के लोग निकले, उनकी भी टैंकियां फट गई सारी। जब गिरा ब्लैकआउट था उस समय? उस टाइम हाँ जी, अंधेरा था, सब जगह सब लाइटें वगैरह सब बंद थी। आपने देखा क्या चीज गिरी थी? इतना नहीं मुझे दिखा, जोर से धमाका हुआ। एक कह रहे हैं कि रॉकेट डिगा इधर पास में गिरा है आगे कुछ, बाकी उसके जो कह लो कि पार्ट्स वगैरह गिरे थे वो पुलिस वाले अभी आए थे, वो सब लेके गए हैं, सारा मौका देख के गए अभी।
बांग्लादेश से शेख हसीना की पार्टी को खत्म करने की तैयारी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में जल्द फैसला लेगी। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब छात्रों ने नेतृत्व वाली नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार देर रात उनके आधिकारिक आवास के सामने धरना दिया और हसीना की पार्टी को भंग करने की मांग की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में जल्द फैसला लेगी। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के कार्यालय में यह घोषणा हुई। अंतिम सरकार ने एक बयान में कहा है कि सरकार तानाशाही शासन और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपों के चलते अवामी लीग को भंग करने की विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों और लोगों की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। बयान के मुताबिक सरकार के विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क किया है और उनके साथ परामर्श करके जल्द निर्णय लिया जाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में जल्द फैसला लेगी। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब छात्रों ने नेतृत्व वाली नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार देर रात उनके आधिकारिक आवास के सामने धरना दिया और हसीना की पार्टी को भंग करने की मांग की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में जल्द फैसला लेगी। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के कार्यालय में यह घोषणा हुई। अंतिम सरकार ने एक बयान में कहा है कि सरकार तानाशाही शासन और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपों के चलते अवामी लीग को भंग करने की विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों और लोगों की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। बयान के मुताबिक सरकार के विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क किया है और उनके साथ परामर्श करके जल्द निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर, मार खाने के बाद भी नहीं मान रहा पाक, 12 घंटे में हर हिमाकत का मिला मुंह तोड़ जवाब। भारत की तरफ से शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही कारण है कि वह भारत पर हमलों की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन शनिवार की सुबह भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। जम्मू कश्मीर के पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस में तेज धमाके सुनाई दी। इसके साथ ही कई जगहों पर ड्रोन अटैक की भी कोशिश की गई। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के साथ तनाव पर लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्यामिका सिंह मौजूद रहे। इस प्रेस ब्रीफ में ताज़ा हालातों के बारे में दी गई जानकारी। इसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश की थी। करीब 300-400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया है कि पाकिस्तान का मकसद खुफिया जानकारी और वायु रक्षा प्रणालियों की जानकारी लेना था। ये तुर्की के ड्रोन थे। पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन हमले की कोशिश कर रहा है। शुक्रवार देर रात जालंधर में रात करीब 2 बजे लगातार 6 बार ब्लास्ट हुए। अगली खबर, पीएम शहबाज शरीफ ने आनंद फानन में बुलाई एनसीए की बैठक। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत लगातार पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब देते हुए उसे लगातार नाकाम कर रहा है। इस जवाबी कार्रवाई से परेशान होकर अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला लेते हुए नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार की टॉप कमेटी है जो देश से जुड़े बड़े फैसले लेती है। जब भी परमाणु बम की बात होती है तभी पाकिस्तान की ये कमेटी फैसला लेने में अहम भूमिका निभाती है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों समेत पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी शामिल होते हैं।
नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान की वह सर्वोच्च संस्था है जो देश के परमाणु हथियारों के निर्माण, नियंत्रण, सुरक्षा और इस्तेमाल के मामलों की निगरानी करती। स्थापना करने का उद्देश्य था परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक सख्त और संगठित तरीके से की जा सके। विशेषज्ञ बताते हैं कि पाकिस्तान अब बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी सीधे पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल मुनीर से बात करने की बात सामने आई। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत लगातार पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब देते हुए उसे लगातार नाकाम कर रहा है। इस जवाबी कार्रवाई से परेशान होकर अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला लेते हुए नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार की टॉप कमेटी है जो देश से जुड़े बड़े फैसले लेती है। जब भी परमाणु बम की बात होती है तभी पाकिस्तान की ये कमेटी फैसला लेने में अहम भूमिका निभाती है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों समेत पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी शामिल होते हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान की वह सर्वोच्च संस्था है जो देश के परमाणु हथियारों के निर्माण, नियंत्रण, सुरक्षा और इस्तेमाल के मामलों की निगरानी करती। स्थापना करने का उद्देश्य था परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक सख्त और संगठित तरीके से की जा सके। विशेषज्ञ बताते हैं कि पाकिस्तान अब बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी सीधे पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल मुनीर से बात करने की बात सामने आई। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत लगातार पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब देते हुए उसे लगातार नाकाम कर रहा है। इस जवाबी कार्रवाई से परेशान होकर अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला लेते हुए नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार की टॉप कमेटी है जो देश से जुड़े बड़े फैसले लेती है। जब भी परमाणु बम की बात होती है तभी पाकिस्तान की ये कमेटी फैसला लेने में अहम भूमिका निभाती है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों समेत पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी शामिल होते हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान की वह सर्वोच्च संस्था है जो देश के परमाणु हथियारों के निर्माण, नियंत्रण, सुरक्षा और इस्तेमाल के मामलों की निगरानी करती। स्थापना करने का उद्देश्य था परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक सख्त और संगठित तरीके से की जा सके। विशेषज्ञ बताते हैं कि पाकिस्तान अब बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी सीधे पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल मुनीर से बात करने की बात सामने आई। अगली खबर, क्या सोमवार को बंद रहेगा शेयर मार्केट? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि ऐसी परिस्थिति होने के बाद भी बाजार में लचीलापन दिखाने के बाद भी पिछले हफ्ते आखिरी 2 सेशंस में बिकवाली देखने के लिए मिल रही। शुक्रवार को BSE के सेंसेक्स में 1.10% या 880 अंकों की गिरावट के साथ इंडेक्स 79,454 पर बंद हुआ था। साथ ही NSE निफ्टी में भी 1.10% या फिर 265 अंकों की गिरावट के साथ ये 24,008 पर बंद हुआ था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बाजार बंद रहेगा या नहीं। निवेशक इस बात की जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि सोमवार को ट्रेडिंग होगी या नहीं। पिछले हफ्ते के आखिर में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत की ओर मिसाइल अटैक किया जा रहा था। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए ये हफ्ते बेहद खास साबित हो सकता है। अगली खबर, रूपनगर पहुंचे CM उमर अब्दुल्ला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रूपनगर स्थिति आप शंभू मंदिर पहुंचे। यहाँ पाकिस्तान ने नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर हमला किया था। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को जम्मू में उन 2 रिहायशी इलाके का दौरा किया जहां विस्फोट में एक मकान और बाहर खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। अधिकारियों ने जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि अब्दुल्ला ने रिहाड़ी और रूपनगर में विस्फोट वाली जगह का दौरा और प्रभावित परिवार से बातचीत भी की। अधिकारियों ने बताया कि रिहाड़ी में 4 लोग नीरज गुप्ता, उनकी बेटी हिताक्षी गुप्ता, विनीत और राजिंदर कुमार विस्फोट में घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट कर कहा, हाल ही में हुई गोलीबारी से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज जम्मू के रिहाड़ी और रूपनगर का दौरा किया। निवासियों की पीड़ा बेहद चिंताजनक है। हम हर प्रभावित परिवार के साथ खड़े हैं और सुनिश्चित करेंगे कि बिना किसी देरी के सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। आप थोड़ा साइड दे दो ना।
हम आगे नहीं जाएंगे, आगे मत आना, हम साथ में आगे मत जाओ यार, आगे मत जाओ साहब, जल्दी। व्हाइट शर्ट वाला कौन है? आना वॉक थ्रू आना मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आपको सीधे तौर पर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में कमांडोज हैं, उनकी सवार की गाड़ियां हैं यहाँ पर, और कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जो और भी जम्मू में जो नुकसान हुआ है रिहायशी इलाकों में, वहाँ की सीएम जाकर मौके पे विजिट कर सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार सायरन भी कुछ देर पहले हमें सुनाई दी है, जिसके बाद लोगों से कहा गया कि शेलिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दी। शेलिंग किस तरह से जो हुई है, बमबारी की गई थी, जिसके चलते कोठी डैमेज हो गई। हालांकि खंडर पड़ी कोठी थी, पुरानी कोठी थी, लेकिन इस वक्त जो उमर अब्दुल्ला है जो वो देखने के लिए, इस घर को देखने के लिए उमर अब्दुल्ला सीधे श्रीनगर से यहाँ पर आप पहुंचे हैं। तो लगातार हम अपने आज दिखा रहे हैं हाथ पकड़ो, एक दूसरे का छोड़ना नहीं है, चेन बना लो। घर आइए, घर बाहर आइए, बाहर आइए आप। बना लो। बड़ा बड़ा मकान है, अगली खबर, पाकिस्तान हवाई अड्डों और अस्पतालों को बना रहा है निशाना। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक गतिविधियां जारी रखी है। लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया। एलओसी पर भी भारी गोलीबारी के साथ ही श्रीनगर ने नलिया तक 26 से ज्यादा स्थानों पर हवाई घुसपैठ का प्रयास किया। कर्नल कुरैशी ने बताया है कि उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में हमें थोड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर पंजाब के एयरबेस को दागने की कोशिश की। चिकित्सा परिसर को भी निशाना बनाया गया है। वहीं विंग कमांडर व्यामिका सिंह ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों को अग्रिम क्षेत्रों की ओर ले जाती हुई देखी गई है, जो आगे और अधिक आक्रामक होने की उनकी मंशा को दर्शाता है। भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर के परिचालन तत्परता में है तथा सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया गया है और उसी के अनुरूप जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने गैर उन्नयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, बशर्ते कि पाकिस्तान पक्ष भी ऐसा ही करे। Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian Armed Forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military.
At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases. You can. नमस्कार। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। अगली खबर, खिलाड़ियों को लेकर ट्रेन जालंधर से दिल्ली रवाना। आईपीएल 2025 के 58वें मुकाबले के लिए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम धर्मशाला पहुंची थी, लेकिन बीती रात ब्लैकआउट के कारण इस मुकाबले को बीच में ही रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से खिलाड़ियों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही थी। आज दोनों टीमों के खिलाड़ियों को जालंधर रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया और वहां से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पाकिस्तानी ड्रोन हमले के जरिए चंडीगढ़ के पास हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसके बाद भारत को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस बीच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यहां खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग मैच को बीच में ही बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया गया था। अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और प्रसारण कर्मियों सहित दोनों टीमों के पूरे दल को लगभग 40 से 50 छोटे वाहनों में धर्मशाला से पंजाब की सीमा पर स्थित होशियारपुर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि इस काफिले को कांगड़ा पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है और वाहनों के होशियारपुर पहुंचने के बाद पंजाब पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर फिल्म का पोस्टर जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के हर हमले का जवाब दे रहा है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इसी बीच गुरुवार को एक खबर सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिल्म बनने वाली। कई निर्माताओं ने फिल्म के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब फिल्म का पोस्टर जारी किया गया है। सोशल मीडिया यूजर्स फिल्म का पोस्टर देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा है कि यह एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है और फिल्म निर्माताओं को फिल्म बनाने की इतनी जल्दी है कि ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया। यूजर्स ने निर्माता के लिए लिखा है, कुछ तो शर्म कर लो। विरल भयानी नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्टर जारी किया गया। पोस्ट में आप देख सकते हैं कि एक महिला सेना के यूनिफॉर्म में नजर आ रही है। वह अपने माथे के सिंदूर को देखती है। तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर, साथ ही निक्की विकी भगनानी फिल्म लिखा है, जबकि पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, निक्की विकी भगनानी फिल्म और द कंटेंट इंजीनियर भारत के सबसे बहादुर स्ट्राइक पर आधारित फिल्म ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक साथ आए। अगली खबर, सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह करने का एक नया वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी किया है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जाइए, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा गाना बज रहा है। जबकि वीडियो में देखने मिलता है कि भारतीय जवान भारी तोपों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक एक कर आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ भारतीय सेना ने कैप्शन में लिखा है, भारतीय सेना ने आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया। 8 और 9 मई 2025 की रात को जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई शहरों में ड्रोन हमलों की कोशिश करने के पाकिस्तान के दुस्साहस के जवाब में भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्च पैडों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया।
कैप्शन में आगे लिखा है, नियंत्रण रेखा के करीब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थिति आतंकवादी लॉन्च पैड आतिथ में भारतीय नागरिकों और सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का केंद्र रहे हैं। भारतीय सेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई ने आतंकवादी ढांचे और क्षमताओं को एक बड़ा झटका दिया है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।